Subscribe and press bell icon. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम सीटेट 2020 के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है आप जो है ईवीएस की जो मेरे दो वीडियोस हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कौन सा है इनमें से? जन्म पूर्व अवधि तो नहीं होगी। प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था? तो आपको बताना है कौन सी क्रिटिकल पीरियड होता है। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होगा प्रारंभिक बाल अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था जो है क्रिटिकल होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ी से उसी में सीखता है बच्चा। ठीक है, क्योंकि जन्म पूर्व तो नहीं सीखेगा बच्चा। मध्य बाल अवस्था में जो है इससे पूर्व जो है जो प्रारंभिक बाल अवस्था है उसमें तेज़ी से सीखता है उसके कंपेरेटिवली। तो आपको पहले पता भी होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड जो है कितने से कितने ईयर्स की होती है, 0 से 6 ईयर की होती है। ठीक है, मिडिल जो चाइल्डहुड है वो 6 से 11 की होती है, और जो एडोलसेंस है यानी कि किशोर अवस्था वो 12 से 18 ईयर्स की होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इनमें से नैतिक विकास की अवस्था कौन कौन सी हैं बताइए। लॉरेंस कॉलबर्ग जो इन्होंने दिया है उनकी जो अवस्थाएं एक बार वो देख लेते हैं। कॉलबर्ग ने क्या क्या स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, 6 स्टेजेस बताई हैं कॉलबर्ग ने। कौन कौन सी बताई हैं? इसमें जो है प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, मोर्टिलिटी, और ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट है, गलत है लिखा है। तो प्री कन्वेंशनल में स्टेज 1 में पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन स्टेज होती है। ठीक है, स्टेज 2 जो होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, और 3 में होता है नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, जिसमें अच्छे लड़का कैसे हुआ, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं उनकी बात करते हैं उसमें। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, फिर बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि किस तरीके से रहना है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। उसके बाद स्टेज 5 जो होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसमें वो जो है सोशली लोगों से कनेक्ट होता है। ठीक है, और लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब यूनिवर्सली क्या ट्रुथ है वो सब जानने लग जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसमें जो हुआ तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन हुआ इसके अकॉर्डिंग, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, ये उसमें स्टेज में आता है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये डायरेक्ट है जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर बायस। ठीक है, क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, रेलिवेंस से रिलेटेड नहीं है, और कॉन्स्टेंसी से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका यानी कि जो स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल जो है, उस निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जिससे इसे कम किया जा सकता है? ठीक है, तो इससे ये इन्होंने दिया है, पहला एम्फेसाइज जेंडर स्पेसिफिक रोल्स बताएं उन्हें। ठीक है, जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स बताएं उन्हें, या फिर जेंडर सीटिंग अरेंजमेंट बताएं। नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। उनके साथ बैठकर हम बातें करें जेंडर बायस पे, क्या जेंडर बायस है, जेंडर पक्षपात आखिर है क्या, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होती हैं उसमें चीज़ें, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन सब की बात करेंगे हम यहाँ पे। फिर आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यानी कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का महत्व दिया है? तो ये किसने दिया है? ये जो दिया है हमारे वाइगोत्स्की ने ही दिया है। ठीक है, इसमें वाइगोत्स्की के बारे में भी जान लेते हैं। वाइगोत्स्की जो हैं जिन्होंने बात सोशल और कल्चरल कंटेंट्स पे बात की है। ठीक है, तो इन्होंने जो बोला है कि जो बच्चा है वो एक्टिव सीकर होता है, नॉलेज जो है वो तेज़ी से ग्रहण करता है। दूसरी बात की है उन्होंने कि वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तीसरी बात की है उसने सोशली कंस्ट्रक्ट करता है वो अपने माइंड को। चौथी बात की है उन्होंने जो बॉन्ड विद बेसिक, उसके पास ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है खाली जब पैदा होता है बिल्कुल खाली है दिमाग से, उसके पास कुछ नहीं है। उसके बाद अटेंशन होती है, परसेप्चुअल होती है, मेमोरी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, ये जो है डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट होता है उसका कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट के साथ जो है कॉन्टैक्ट होने पर। छठा है सेल्फ कम्युनिकेटर होता है, जब वो खुद जो है
खुद जब आप खुद सोचते हैं किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं, तो तब ज़्यादा आप जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही बात की गई है। और 7th है लैंग्वेज एंड थॉट्स डेवलप इंडेड। जो लैंग्वेज है और थॉट्स हैं, यानी कि जो भाषा है और विचार हैं, ये अलग अलग जो है डेवलप होते हैं, पर ये एक साथ मर्ज होते हैं और आपस में जो है फिर इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यही वाइगत्स्की के बारे में बताया था। और यहाँ पर ही जो है सोशल सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा था कि किसने बोला है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने बोला था ये सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। अभी है एक क्वेश्चन जिसमें पूछा है जिग्सा पहेली को करते समय जो है 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है कि ये जो नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, यह जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो जो है खुद से बात कर रही है। क्या बात कर रही है कि वो उसका कोई जो टुकड़ा है वो गुम गया है, जो पहेली बना रही थी, पजल बना रही थी, अगर वो मिल जाएगा तो वो उसका पूरा हो जाएगा जो पजल है। तो क्या कर रही है, ये जो है यहाँ पर आपको जोर से थोड़ा ना बोल रही है, वो क्या कर रही है, नहीं वो स्काफोल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आत्म केंद्रित जो वार्ता भी नहीं हो रही है, यहाँ पर होती है व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता मतलब वो खुद से बात कर रही है, खुद को बता रही है कि क्या निर्देश भी खुद ही कोई दे रही है कि कैसे करना है, क्या करना है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वो नीले वाला टुकड़ा, तभी मेरी पजल पूरी होगी। ठीक है, तो ये आ गई प्राइवेट स्पीच। तो अगर हम देखें प्राइवेट स्पीच आखिर है क्या, प्राइवेट स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच जो है वो ऑब्जर्व की जाती है चिल्ड्रन में। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये सेल्फ टॉक होती है, जिसमें खुद से बात करते हैं और खुद से ही कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए गाइडेंस के लिए, सेल्फ गाइडेंस के लिए, खुद को रेगुलेट करने के लिए अपने बिहेवियर को। ठीक है, प्राइवेट स्पीच जो है एनहेंस करती है डेवलपिंग अर्ली लिटरेसी स्किल्स, जो है खुद को बोलने के लिए, क्योंकि वो खुद बोलेगा, खुद की परफॉर्मेंस में जो है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, खुद से बात करेगा, बोलना सीखेगा, खुद से बात करना सीख रहा है। तो ये जो है 2 से 7 के साल के बच्चों में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन इज एन एग्जांपल व्हेन नीडेड। जब बच्चे को ज़रूरत हो तब उसे सपोर्ट देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्काफोल्डिंग। इसका डायरेक्ट आंसर है स्काफोल्डिंग। क्योंकि रेनफोर्स भी क्या होता है, रेनफोर्स में हम जो है बच्चों को मतलब बोल रहे हैं कि तुम करो, तुमसे हो जाएगा हो जाएगा, ये हम रेगुलर कर रहे हैं। कंडीशन हम कंडीशन लगाएंगे, मॉडलिंग में हम कोई मॉडल बना रहे हैं, पर स्काफोल्डिंग में हम तब उसे मदद कर रहे हैं जब उसको ज़रूरत हो, सिर्फ उतनी मदद कर रहे हैं, पर वो करेगा खुद ही। ठीक है, स्काफोल्डिंग के साथ जो है ये स्काफोल्डिंग है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जब उसे डिफ़िकल्टी आ रही करने में, तो उसमें जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड जो है एक वर्ड है जो आ जाता है सीटेट में अधिकतर आ जाती है, कि इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है ZPD क्या है। तो ZPD है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये भी जो है इसी से स्काफोल्डिंग से जुड़ा हुआ है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ZPD में भी जो है क्या होता है, ZPD में भी यही होता है कि उसमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो डिफ़िकल्टी लेवल जब आता है उसे, तो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो आगे अपना काम कर सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजेट के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसके कैरेक्टर हैं, उसको विशेषित करता है, यानी कि। ठीक है, तो इसमें जो है अगर डायरेक्ट चलें तो ये जो है ना, तो ये रीजनिंग वाला है। ठीक है, हाइप, और फिर उसके बाद जो है सेकंड है कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। कंजर्वेशन में आ जाता है कि जब वो जो है नंबर को सीरीज़ में लगाना वगैरह जो करने लग जाता है, वो कंजर्वेशन आता है। तो यही जो है जीन पियाजेट ने बोला है। ठीक है, तो उनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये वाला आता है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से पियाजे की संरचना है। इनमें से बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, इनमें से अब कौन सा है वो आगे एक बार इनमें से होगा। देखो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर बात नहीं की, कंडीशनिंग से रिलेटेड भी बात नहीं की, और एनफोर्समेंट से रिलेटेड बात नहीं की। पियाजे ने बात की स्कीमा से रिलेटेड। स्कीमा क्या होता है कि जब जो है कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, उसकी एक छोटी सी यूनिट बन जाना। ठीक है, एक सेल समझते हो, तो वही नॉलेज का सेल, एक तरीके से वही स्कीमा की बात करते हैं यहाँ पे जो पियाजे बात करते हैं। आगे चलते हैं। अब जानते हैं पियाजे ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि स्कीमा की बात की तो ये है रिप्रेजेंटेशन इन द माइंड ऑफ सेट ऑफ आइडियाज़ और एक्शंस विच गो टुगेदर। तो ये जो है सेट ऑफ आइडियाज़ है और एक्शंस का एक सेट है स्कीमा।
ठीक है। फिर एजिमुलेशन के बारे में भी आता है। एजिमुलेशन क्या है? एजिमुलेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमास, जो जो चीज़ें हमारे पास पहले से ही हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमास में है, वो ही है एजिमुलेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद अकोमोडेशन, फिर क्या है भाई? अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन है एग्जिस्टिंग आइडियाज़ जो हैं हमारे पास, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर न्यू एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें न्यू एक्सपीरियंस और न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। वो थे एग्जिस्टिंग स्कीमास की बात हो रही थी सिर्फ उसमें, ठीक है। पर इसके साथ एक और जो टर्म जुड़ती है, फिर जुड़ती है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है? इन दोनों, यानी कि इसका अकोमोडेशन का और एजिमुलेशन का, इन दोनों को हमें बैलेंस करके रखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का बैलेंस जो है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो स्कीमा जो है हमारा जो है एक सेट है ऑफ आइडियाज़ और एक्शन का। एजिमुलेशन जो है वो है प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमास, ठीक। अकोमोडेशन है न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। और इक्विलिब्रेशन है इन दोनों का बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट क्या होना चाहिए, तो ये बताइए आप क्या होना चाहिए। असेसिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, तो ये तो हम देंगे नहीं, बच्चों को थोड़ी ना रैंक देने वाले हैं, इसे बाद में लेके चलते हैं। तो पहले दूसरे लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते हैं, छोड़ते क्यों हैं। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। मतलब ये तो बात सही है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हैं या कन्फ्यूज़न आ रही हैं, उनके बारे में हमें पता चले, ठीक है। उसके बाद जो है दे रखा है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर, लेबल तो नहीं करेंगे हम जो है आकलन कि मैं जो है लेबल तो नहीं करके देंगे कि तुम जो है ज़्यादा होशियार हो, तुम कम होशियार हो, क्योंकि बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो भी उतनी होशियार बन जाएगा अगर कोई कमज़ोर है, ठीक है। मार्किंग पास और फेल, पास और फेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, असेसमेंट की बात हो रही है, तो असेसमेंट में हम जो है पता करेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, कन्फ्यूज़न कहाँ हो रही है, उसे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि हम उससे दूर कर सकें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से बुद्धि के बारे में पूछा है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, जन्म के समय तो निर्धारित नहीं होती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है धीरे धीरे जो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें धीरे धीरे विकास आता है। अब क्या बच्चा जो बचपन में जिस तरीके से बुद्धि थी, क्या वो जब एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था में आएगा तब भी ऐसी ही होगी उसकी बुद्धि? नहीं, उसमें परिवर्तन आता है। उसमें परिवर्तन आता है एनवायरनमेंट के साथ जानकर, सीख कर, इधर उधर ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है। तो और दूसरा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से भाषा एवं मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि को कोई मापा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसके मापने की कोई हमारे पास इकाई नहीं है, तो उसे मापा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है, मतलब यूनिटी फैक्टर और सिंगल ट्रेड तो नहीं है, वो एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है। बुद्धि बुद्धि जो है बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, हर चीज़ से, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हुआ बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर हुआ चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात की है। देखो इंटेलिजेंस में हमने वहाँ पे जो है मल्टी डायमेंशनल की म्यूज़िक भी रिलेटेड है उससे, नेचुरलिस्ट भी रिलेटेड है उससे, लॉजिकल मैथमेटिक्स भी, एग्जिस्टेंशियल भी, इंटरपर्सनल, इतनी सारी चीज़ें, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं बुद्धि में। तो यहाँ पर जो दे रखा था ये कि बुद्धि जो है यूनिटरी फैक्टर है, तो ये तो वैसे भी नहीं था, इसलिए ये जो है मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रूही हमेशा हमेशा जो है समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब रूही ऑलवेज थिंक्स मल्टीपल, वहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में ये अंतर दे रखा है, ठीक है। एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक जो है, इसका यहाँ से हो जाएगा एक से अधिक प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन सोचती है वो, और विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है? तो यहाँ पे जो है ईगोसेंट्रिक, खुद के अंदर अंदर तो सोच नहीं रही वो, रिजिड थिंकिंग भी नहीं कर रही है, यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग भी नहीं कर रही है। आगे मैं समझाऊंगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, वो क्रिएटिव थिंकिंग का ही पार्ट है। तो ये क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है, जब बच्चा जो है कुछ नई नवीन चीज़ें सीखता है, कुछ नया करके दिखा रहा है, कुछ डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम बाल केंद्रित जो पढ़ रहे हैं, हम चाइल्ड
सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करें। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा ही इंपॉर्टेंट है। वो खुद सीखे, खुद करके सीखने की बात क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि खुद सीखेगा, उसके हाथ से करके सीखेगा, उसके दिमाग में भी वो चीज़ें जाएंगी, फिर वो समझेगा उन चीज़ों को। अगर हम ही करके दे देंगे तो उसके दिमाग में कुछ वो समझ पैदा नहीं हो पाएगी। इसलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है? क्रिएटिव थिंकिंग, वो खुद सोच पा रही है उन समस्याओं के समाधानों का। तो यही तो हमारी एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तरीके से ये भी तो है कि वो जो नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ की जो परेशानी हैं, उन्हें दूर कर सकें बच्चे, उनको जो उनके जो सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर वो देख रहे हैं कि बाहर पॉल्यूशन है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें अपना सकते हैं जिनसे वो पॉल्यूशन ना हो और आगे जो है ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। ठीक, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग की बात की थी। क्रिएटिविटी, अब यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्रिएटिविटी क्या होती है? ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन आइडिया दैट इज़ न्यू। जो भी एक आइडिया न्यू आइडिया है वही क्रिएटिविटी है। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, और वो है इनोवेशन, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है एन innate talent that you were born and with a set of skills that can be learned, developed, utilized and daily problem solving। अब यहाँ पर जो आपने जो है सीखा, धीरे धीरे सीखा, ग्रोथ किया, अपने आसपास से सीखा, वो जो आपने स्किल्स सीखे उनको आप जो है डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने में लगा रहे हैं। यही है क्रिएटिव थिंकिंग तरीके से। ठीक है, अब क्रिएटिव थिंकिंग मैंने बताया था आपको, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताऊंगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग के जो टाइप्स हैं वो होते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? एबिलिटी टू सी द सिमिलरिटीज एंड कनेक्शन अमंग वेरियस डाटा एंड इवेंट्स। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सिमिलरिटीज़ की। अब इसी तरीके से डाइवर्जेंट में देखें, द एबिलिटी टू सी डिफरेंसेस अमंग वेरियस डाटा एंड इवेंट्स। यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस की और यहाँ पर बात हो रही है सिमिलरिटीज़ की। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिमिलरिटीज़ की बात होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड, क्या करना चाहिए अगर कोई बच्चा जो है वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी ने सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? उसको अगर परेशानी हो रही है तो क्या करेंगे हम? एक टीचर क्या करेगा कि उससे परेशानी जानने का कोशिश करेगा। ठीक, अगर आप जो टीचिंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसमें क्या सिखाते हैं? उसमें सिखाते हैं आप बच्चों से इंटरेक्ट करें, आप जो है जाने कि रियल एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है, कैसे आपको बच्चों से घुल मिल कर रहना है, उन्हें सिखाना, खुद भी सीखते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। तो विद्यालय को छोड़ने के लिए तो नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यालय बच्चों के लिए खोला गया है, टीचर्स के लिए नहीं खोला गया। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो टीचर्स का कोई काम नहीं है वहाँ पर। इस स्थिति को जैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इस स्थिति को बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपका जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो परेशानी में, विद्यार्थी परेशानी में, तो आपको जानने का चाहिए उसे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ताकि वो सीख सके। सीखने में अगर कुछ बाधा है तो इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्यों अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? आप भी उनके साथ मेहनत कीजिए ताकि वो जो है आपकी अपेक्षाएं, जो भी आपकी अपेक्षाएं या उसकी अपेक्षाएं विद्यार्थी की, वो पूरी हो सकें। तो यानी कि इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ऊपर के 3 तो है नहीं। तो यानी कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। मतलब बच्चों का अब जो कुछ परेशानी होगी आपकी टीचिंग में, जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी टीचिंग में जो है इम्प्रूव करेंगे आप जो है, और ठीक है, और बच्चे की सहभागिता में भी सुधार करेंगे ताकि वो इन्वॉल्व कर सके। आप जो है जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। यानी कि इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। तो इसमें क्या करना है? तैयार करना चाहिए। तैयार करना तो नहीं होगा, कभी कभी तैयार करना चाहिए, हमेशा तैयार करना चाहिए। ये होना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। हाँ, एक टीचर को समावेशी शिक्षा में हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, एक्टिवली प्रिपेयर होना चाहिए टीचर भी। अगर टीचर ही जो है चीज़ें तैयार नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो बच्चे इन्वॉल्व कैसे कर पाएंगे? ठीक है, और तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तो हतोत्साहित तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया जो है अटेंशन वाली तो प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, कि उनका जो है ध्यान जो है भंग हो रहा है। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात भी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इनएबिलिटी टू रीड, हाँ मतलब उन्हें पढ़ने में समस्या आती है। डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में समस्या आती है। ठीक है,
जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर देखी है, उसमें भी पढ़ने में समस्या आती है उसे, उसी तरीके से डिसलेक्सिया में क्या हुआ, पढ़ने में समस्या आ रही है उसे। ठीक है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हुआ थर्ड। इसके संबंधित और भी जितने लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड मतलब मैथ से रिलेटेड, मैथ से मतलब नंबर से, अर्थमेटिकल ऑपरेशन से, साइंस से। ठीक है, तो यानी कि जो डिसकैलकुलिया है वो मैथ से रिलेटेड हो गया। ठीक है, डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखने से रिलेटेड आ गया, तो हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आएगी, पुअर हैंड राइटिंग होगी। ठीक है, उनके जो रॉन्ग स्पेलिंग्स होंगी, कहीं कहाँ जहाँ पे स्पेस देना होगा वहाँ पे स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित जो डिसऑर्डर है। और डिसलेक्सिया हम बात कर चुके हैं, वो जो है पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें जो है लेटर्स समझने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन करने, कैलकुलिया मतलब मैथ से रिलेटेड हो गया डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया मतलब रिटर्न वाले से रिलेटेड हो गया डिस्ग्राफिया, और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से रिलेटेड जो लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, ये तीनों आपको याद रहें, क्योंकि इनमें से ही तीनों में से बीच बीच में गैप करके सीटा टेस्ट देता रहता है, इसलिए तीनों आपके लिए यहाँ पे एक स्लाइड में दे दिए ये भी। चलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत मतलब बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल पे तो नहीं है। ठीक है, व्यवहार से रिलेटेड तो इसमें बात नहीं की गई। इस सिंपैथेटिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिसेबल्ड मतलब कि सहानुभूति अनुभूति, सहानुभूति के बारे में भी बात नहीं करते हैं, सहानुभूति नहीं रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं सहानुभूति नहीं रखनी, पर सहानुभूति के बारे में बात नहीं कही गई है। क्या बात की गई यहाँ पे, बात की है राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, उनका भी अधिकार है, वो जो है नॉर्मल क्लासरूम में आए, नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ें, हर किसी को अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए किसी के लिए स्पेशल क्लासरूम बनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम में होंगे, सेम स्कूल में होंगे। इट मीन्स रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप्स हु हैव traditionally been excluded, not only children with disabilities but speakers of minority languages, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर बच्चा सेम क्लासरूम में होगा। ठीक है, सेम स्कूल में होगा, एक साथ बैठ के पढ़ने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिसेबल्ड चाइल्ड है या फिर जो है माइनॉरिटी लैंग्वेज से रिलेटेड चाइल्ड है, कुछ भी रहा हो वो अलग नहीं रहेगा। हर बच्चा को पढ़ने का अधिकार है, वो साथ में पढ़ेगा। ऐसा नहीं है उसके लिए स्पेशली स्कूल बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद है कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की बात करिए। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, लर्निंग क्या है। ठीक है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन की बात तो होती नहीं है क्योंकि हमें रटाना नहीं है बच्चे को। ठीक है, सेंटर्ड अराउंड जो रेनफोर्समेंट की बात ठीक है, पर यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। ठीक है, संरचनावादी में तो नहीं होगी। एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग की बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन लगा के हम जो इससे पढ़ाना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ये है। ठीक है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, अब बोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अब यहाँ पे अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब बताना है कि यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा तो नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों को दंड करने वाला आपको पता है ये बंद हो चुका है। दंड तो हम नहीं देना है बच्चों को। ठीक है, और दंड नहीं देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे सीखते नहीं है, उससे और ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं बाद में। उसकी जो एक तरीके से जो मस्तिष्क है वो अलग दिशा में चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितने अच्छे से हम ट्रीट करें, जितने अच्छे से बात करेंगे, उससे घुल मिल के रहेंगे, उसके साथ खेले भी, अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो उसके साथ खेले भी, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ कार्टून देखें। जब उसी की तरीके से रहोगे आप तो वो आपके साथ ज़्यादा सीखेगा। एकदम से आप जो है आकर उसे डरा कर धमका कर पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और पढ़ाना नहीं, सिखाना, खुद भी सीखना, उसे उसको भी सिखाना। ठीक है, ये नहीं कि उसे लेके बैठ जाएं, उसे पढ़ाने की बात कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। बार बार याद भी नहीं कराना, वही रोट लर्निंग वाली बात हो रही है। तो ऐसे रटाना नहीं है हमें, रटाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ये वाली बात हुई ना। तो हम जो है शुड बी चैलेंज्ड बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, हम जो है कुछ एविडेंस देंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, उससे इनकी जो फिनोमिना है उसको काटेंगे। ऐसे नहीं कि हम जो है डांट डपट के चुप कर दें कि चुप हो जाओ, ये तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसे वैसे ऐसे नहीं। उन्हें कुछ बताएं कि क्यों आपका ये जो सिद्धांत है वो सही है, क्यों गलत है, उसके बारे में एग्जाम्पल्स हैं, तब जाके ठीक होगा वो। ठीक है, उसके बाद है
सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में हम बात ही कर रहे थे। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्यपुस्तक के ऊपर निर्भर होना, तो पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होने की बात तो नहीं कर रहे हैं। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, हाँ बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। जैसे कि आप अगर क्लासरूम में अगर पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? पहले आप जब लेसन प्लान अगर आपने किया है तो कैसे करते हैं? हम उसमें करते हैं, हम बच्चे से अनुभव पूछते हैं। अगर हम खाने की बात कर रहे हैं, खाने वाले चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हम उसमें बात करें कि आपने क्या खाया था सुबह, आप उसमें जो है आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब क्या, अगर उन्होंने बोला कि चावल से रिलेटेड या दाल चावल कुछ ऐसा खाया तो आप पूछेंगे न्यूट्रिशन कौन सा होता है उसमें या नहीं पता तो फिर आप बताएंगे, ठीक है। वही सारी चीज़ें हुई। तो बच्चों के एक्सपीरियंस बच्चों से पूछोगे तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अगर आप ही लोग बताएंगे तो फिर उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा और बच्चे सो जाएंगे, ठीक है, अधिकतर होता भी है। तो इसलिए बच्चों के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा वो। पैसिव नहीं होने चाहिए बच्चे, उसमें एक्टिविटी करते रहना चाहिए। इसलिए एक्टिविटी मोड, प्रोजेक्ट मेथड, ये बहुत सारे मेथड जो दिए गए हैं इसलिए दिए गए हैं। यथावत याद करना, तो यथावत याद करने की तो बात है नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो योग्यता के आधार पर भी नहीं, इसका आंसर हो ही गया था। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देनी है हमें। इसके बाद जो है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये जो है अलग तो है नहीं, स्वतंत्र भी नहीं है, संबंधित नहीं है, ऐसा तो है नहीं, सन्निहित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, इंटरवोवन है। इसके बाद है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो लर्निंग के बारे में बताना है आपको, ठीक है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, तो ये वाली बात तो है नहीं। तो अधोगम जो है पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया तो है नहीं। प्रोसेस ऑफ रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन, तो रिपीटेटिव यहाँ पे बात आ गई, जो है उन चीज़ों को बार बार दोहराने वाली बात आ गई, तो वो वाली बात भी है नहीं लर्निंग में। तो लर्निंग का आखिरी जो इसमें दे रखा है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो जहाँ पे एक्टिव, देखो ये कुछ कुछ वर्ड पकड़ना है आपको हमेशा। यहाँ पे दे रखा है एक्टिव एंगेजमेंट, दे रखा है जहाँ पे एक्टिविटी हो, बच्चा खुद सीख रहा हो, ठीक है, इन चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है। वही अधिकतर आंसर होते हैं सीटेट के में जो पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा खुद जो है लर्निंग जो है वो है कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स, जिसमें बच्चों को जो है उदाहरण दे रखे हों, गैर उदाहरण दे रखे हों। इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। हाँ, तो अगर आप देखें बच्चों को अगर हम उदाहरण देते हैं कुछ चीज़ों के, जैसे कभी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो उसमें हम बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जैसे अभी भी इन क्वेश्चंस में हम जो है बहुत सारे उदाहरण लेकर चल रहे हैं ताकि वो जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, वो क्लियर हो आपको। तो ये क्या है, ये जो है इफेक्टिव वे है ना, आपको समझ में आए ताकि वो चीज़ आपके दिमाग पे छप जाए। उसी तरीके से ये भी क्लियर इफेक्टिव वे है, ठीक है, एग्जाम्पल्स का। और आगे देखते हैं लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड। कन्फ्यूजन थोड़ा ना कर रहा है वो, तो बल्कि क्लियर कर रहा है। कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं गैप थोड़ा ना आएगा, वो तो कनेक्ट करेगा, फिर जो एग्जाम्पल है उनके साथ कनेक्ट करके वो और अच्छे तरीके से याद करेगा। फोकसेज ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, नहीं प्रोसीजर थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट हम उसे और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो इसका आंसर पहले ही होगा। उसके बाद है repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or gain a reward। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड देना करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप लगातार पुरस्कार देंगे बच्चों को, पर लगातार दंड दे रहे हैं, मतलब उनकी पिटाई हुई है, या जो आप हर बात में उसने एक पहाड़ा यानी कि टेबल याद किया, आपने एक टॉफ़ी दे दी, दूसरा याद किया तो आपने दूसरी टॉफ़ी दे दी या चॉकलेट दे दी, ऐसे इससे क्या होगा? इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? इससे जो बाहरी अभिप्रेरणा जो है वो कम होती है, तो बाहरी अभिप्रेरणा तो बढ़ रही है बल्कि इससे, क्योंकि इससे जो और चीज़ें आप बाहर से जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसे और ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं करने के लिए, ठीक है। वो बार बार करना, मतलब अगर आप चॉकलेट दे रहे हैं तो और आगे करने की कोशिश करेगा। आंतरिक अभिप्रेरणा भी जो है बढ़ती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा तो नहीं बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अंदर मन से नहीं आ रहा है उसका, वो बाहर से आप चॉकलेट दे रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है वो, ठीक है। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? निपुण थोड़ा ना हो रहा है वो उसमें, वो तो बस उसका आदी हो रहा है कि जैसे आप दे रहे हैं उसमें उसकी वजह से कर रहा है, वरना खुद मास्टरी थोड़ा ना कर पाए वो, ठीक है। और लास्ट है, अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। तो बात यही है
क्यों है ये? क्योंकि जिज्ञासा कम होगी। अगर आप ज़्यादा बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, उससे क्या होगा, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसे लगेगा कि ये जो है बहुत बेकार चीज़ है, इसकी वजह से पिटाई हो रही है, इसकी वजह से डांट पड़ रही है, तो ये मेरे से अलग है। और अगर आप उसी चीज़ को उनके साथ डांस में, म्यूज़िक के थ्रू या अलग अलग थ्रू उसके साथ गेम खेल के उसी चीज़ को पढ़ाते हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा। उसे लगेगा ये भी मेरे फ्रेंड है, खेलना भी, पढ़ ये जो पढ़ाई है ये भी एक तरीके से अब मेरा एक दोस्त बनते जा रहे हैं, दोस्त बन रहा है वो, ठीक है। तो उससे जिज्ञासा बढ़ेगी। पर यहाँ पर अगर आप लगातार दंड और पुरस्कार देते रहेंगे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका कि पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है। तो अधिगम में उसकी रुचि जो है कम होगी और जिज्ञासा भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आंसर होगा चौथा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। जो जो ऊपर नीचे जो दी गई हैं उनमें सार्थक अध्ययन को बढ़ावा देती है। क्या देती है? शारीरिक दंड की तो हमने बात अभी भी की कि शारीरिक दंड तो कभी जो है अधिगम को प्रेरणा नहीं देगा, उसे बढ़ावा नहीं देगा, उसकी वजह से बच्चे बल्कि पढ़ाई और छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद जो है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हाँ ये तो होगा ही, ठीक। और उसके बाद सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE, हाँ ये भी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन मतलब कंपैरेटिव एवोल्यूशन तो नहीं होगा, कंपैरेटिव कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है। तो शारीरिक दंड और तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये दोनों होगा। तो यानी कि इसका आंसर हो गया दूसरा। अब इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे CCE की डेफिनेशन लिखी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो CCE की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चे को जो है जटिल अवधारणाओं की समझ जो किस प्रकार सहज कर सकते हैं एक शिक्षक, किस तरीके से किसी जो बहुत ही बोरिंग लग रहा है कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को, तो किस तरीके से उस ईजी वे में पढ़ा सकता है टीचर, ठीक है। एक व्याख्यान देकर मतलब एक लेक्चर देकर, तो लेक्चर मेथड तो आपको पता ही है, उसमें बोर होते हैं बच्चे। लेक्चर्स अगर देखें आप तो उसमें जो है अगर आप बच्चे को सिर्फ बोले जा रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं, तो बच्चे सो जाएंगे बच्चे क्लास में, ठीक है, कुछ देर बाद। तो वो जो है एक कॉन्सेप्ट को, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को तो और ज़्यादा बेकार बना देगा। ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स है तो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव इवेंट्स लगा सकते हो आप प्रयोगता कैसे करा सकते हो जब बच्चे को समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैकेनिकल ड्रिल भी नहीं कराएंगे हम, अभ्यास के द्वारा थोड़ा ना। जब समझ में नहीं आ रहा तो अभ्यास क्या कराओगे आप? अभ्यास कराते रहोगे कि इस तरीके से वो समझ नहीं बन पाएगी उस कॉन्सेप्ट के, अभ्यास भी कराओगे तो आप। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। देख रहे हो आप, कुछ चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी है इसमें, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ जो है पॉजिटिव वर्ड है, एक्सप्लोर करने की बात की ये पॉजिटिव वर्ड है, डिस्कशन कराना है ये तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं। इसी की वजह से ये आंसर है। बच्चों को इतना अच्छा हम प्रोवाइड कर रहे हैं एनवायरनमेंट जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे डिस्कशन कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है वो चीज़ों को, तो फिर यही इसका आंसर है। इसी से वो जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी जो है ईजी वे में समझा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गए हम, ये प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चाइल्ड टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक जो प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। समस्याओं का समाधान किस तरीके से बच्चा कर सके, इसमें अध्यापिका जो है किस तरीके से समस्या समाधान बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है बच्चों को। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देके, तो हम पुरस्कार की वाली बात जो है हम पीछे भी कर चुके हैं, तो उससे जो है लर्निंग पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बल्कि अगर ज़्यादा पुरस्कार देंगे, भौतिक पुरस्कार तो कभी भी जो है मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना। प्रोसीजरल लर्निंग नहीं, हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी देनी होगी उसे, तो प्रोसीजरल लर्निंग इसलिए नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना। दंड देना जो है यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, दंड नहीं देंगे हम बच्चे को, ठीक है। तो इसलिए आंसर नहीं होगा। और चौथा है बच्चों को सहानुभूत अनुभव कराने के, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करना। मतलब एनकरेज कर रहे हैं हम चाइल्ड को टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, मतलब कि वो अनुमान लगाए, देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन सेम। अब बच्चे को हम जो है फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है इसलिए ही ये आंसर सही है। जहाँ पर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा वो आंसर सही होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स इन रैपिड पेस। मतलब बताइए कि शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है, मतलब बहुत तेज़ी से होता है, कौन सी अवस्था में होता है। अगर आप देखें तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, बच्चा जब छोटा सा होता है,
ठीक है। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड तक जो है कितनी तेज़ी से ग्रोथ होती है बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा फिर समझदार हो जाता है, एक जो है कितनी तेज़ी से होता है, ये जो सबसे तेज़ी से होता है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होता है। ठीक है, जिसमें जो है फिजिकल ग्रोथ भी इतनी तेज़ी से हो रही है और डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अर्ली चाइल्डहुड और जो अदर्स हैं इनमें जो है काफ़ी कम धीमी गति से होता है, पर सबसे तेज़ी से अगर कहीं होता है तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, जिसमें फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत तेज़ी से होते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा इनमें से प्रिंसिपल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। नहीं, जैसे यहाँ पे भी टिक किया हुआ है कि नहीं का जरूर ध्यान रखना है आपको, विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है तो देखिए आप, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग होता है कि ये जो है जीवन पर्यंत चलता है विकास जो है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइएबल। डेवलपमेंट में जो है परिवर्तीय, मतलब कि परिवर्तन हो सकता है, हाँ हो सकता है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हाँ, दोनों से ही जो है प्रभावित होता है। और डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। तो ये वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आ गए हैं हम क्वेश्चन पे। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज़। जो वैयक्तिक भिन्नता होती हैं उसका प्राथमिक कारण क्या होता है। तो उसमें जो हम लोग जो आपस में जो अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लोगों के बीच में, वेरिएशन जो होती हैं क्यों होती हैं। किसी हम सब का फेस अलग है, हम सब जो काम करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, दिमाग भी अलग तरीके से चल रहा है। जो सेम जो जुड़वा भाई बहन है या भाई भाई हैं भाई या बहन बहन है, तो वो भी जो हैं अलग होते हैं, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो पहला है जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बर्थ पेरेंट्स। इसकी वजह से तो नहीं होता है। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक कोड, क्योंकि सेम माता पिता से जो सेम बच्चे भी होते हैं उनमें भी डिफरेंस होते हैं। भाई बहनों में, हमारे भाई बहनों के अलावा जुड़वा बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो ये जो है इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल, तो ये वाली बात भी नहीं होगी यहाँ पे, इनबॉर्न तो नहीं है। कुछ कुछ हम चीज़ें बाहर से सीखते हैं, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। ठीक है, और द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, तो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस तो हैं ही, पर इसके साथ हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है एक और ऑप्शन जिसमें दे रखा है द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो मतलब कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया की वजह से जो है हम जो हैं हमारे अंदर जो है वैयक्तिक भिन्नताएँ होती हैं, हम जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण और आनुवंशिकता इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट आप फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली तो हट गई फिर, यानी कि ठीक है, तो फैमिली आपका फर्स्ट, जहाँ पर आप बच्चा जो है, क्योंकि फैमिली में ही रहता है बच्चा, माँ के पास माता के पास रहता है, अपने पिता के पास रहेगा, घर में भाई बहनों के पास रहेगा, दादा दादी के पास रहेगा। ठीक है, बुआ के पास रहेगा, चाचा के पास रहेगा, तो यानी कि फैमिली तो फर्स्ट हो गई। और इसमें पूछा सेकेंडरी जो है कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है स्कूल होगा, क्योंकि कुछ साल बाद जो है वो स्कूल में जाएगा, स्कूल तो होगा ही, और उसके साथ साथ मीडिया। ठीक है, तो स्कूल और मीडिया जो है इनसे कांटेक्ट में आएगा उसके बाद, तो ये सेकेंडरी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सेकंड होगा। तो ये आज का हमारा जो डिस्कशन था, और इसी डिस्कशन के साथ ख़त्म करते हैं हमारे। Like, share and subscribe DU updates.